हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग रेलवे के बैच में, हमारा टॉपिक है अगला साइंस। साइंस हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन और एक पार्ट होगा उसका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान एक चौथा पार्ट भी होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी एक पार्ट होगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में हम लोग पढ़ेंगे स्पेस यानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बारे में पढ़ लेंगे इसी में। प्रौद्योगिकी में हम लोग पढ़ेंगे रक्षा के बारे में। प्रौद्योगिकी में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी और इसी में पढ़ लेंगे नैनो प्रौद्योगिकी और इसी में पढ़ेंगे संचार यानी आईटी, संचार प्रौद्योगिकी। तो जो रेलवे का जो साइंस का पार्ट है, तो रेलवे में जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्नों में से 30 होंगे मैथ के, 30 होंगे रीजनिंग के, 30 और 40 होंगे जीएस के। 40 होंगे। इस 40 में से लगभग 20 क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस के होंगे, साइंस के। तो रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें साइंस जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग साइंस की क्लासें अब प्रारंभ करेंगे अपने चैनल पर। तो साइंस में आज हमारा टॉपिक होगा रसायन विज्ञान से। ठीक है, तो देखो रसायन तो रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, यानी रसायन विज्ञान में क्या करते हैं। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री के तहत हम पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थों का संगठन यानी संगठक के तहत पदार्थ जो है किन किन तत्वों से मिलकर के बना है। पदार्थों की संरचना, पदार्थों का एक दूसरे से संबंध, यानी पदार्थों में संबंध के बारे में, पदार्थों के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। और पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी कि विज्ञान की भाषा का जिसके तहत पदार्थों के गुण, पदार्थों की संगठक, पदार्थों की संरचना व पदार्थों के बीच संबंध और पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान का जो इतिहास है, रसायन विज्ञान का, तो अगर इसके इतिहास की बात की जाए, तो रसायन का प्रारंभ हुआ है मिस्र से। प्रारंभ कहां से हुआ है, तो रसायन का प्रारंभ हुआ है मिस्र से। मिस्र में क्या था कि मिस्र में काले रंग को कहा जाता था कीमिया, यानी मिस्र में कीमिया शब्द से, मिस्र के कीमिया शब्द से केमिस्ट्री नहीं, रसायन की उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ESTR, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग,
काला रंग, काला रंग, यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है और जिसका कीमिया का अर्थ है काला रंग। ठीक है। रसायन के अध्ययन को प्रारंभ में इसके अध्ययन को प्रारंभ में इसके अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमेटेकिंग कहा जाता था। प्रारंभ में इसके अध्ययन को केमेटेकिंग कहा जाता था। CHEMETE केमेटेकिंग कहा जाता था। ठीक है, यानी प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटेकिंग कहा जाता था। ठीक है। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। ये कहाँ का शब्द है? तो मिस्र का शब्द है और कीमिया का अर्थ क्या है? काला रंग। ठीक है, तो ये इसका जो है प्रारंभ हो जाएगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में अगर देखें कि भारत में रसायन विज्ञान, तो देखो भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुरानी वैदिक संस्कृति है। यानी वैदिक काल में क्या कहा जाता था कि वैदिक काल में कहा जाता था कि जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वैदिक काल में कहते थे कि जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व? जल, दूसरा आग, ठीक है, जल आग, पृथ्वी, आकाश, और हवा, और 5वां क्या हो गया? हवा। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो इतिहास का जो अध्ययन प्रारंभ हुआ है वो वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है। वैदिक काल में ही, वैदिक काल संस्कृति में ही कहा गया, वैदिक काल कल्चर में, कि जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से 5 तत्व? जल, आग, पृथ्वी, आकाश और हवा। वैदिक काल में ही अथर्ववेद में, किस वाले वेद में? अथर्ववेद में सोना, तांबा, लोहा, और टिन का वर्णन मिलता है। जब सोने का वर्णन मिल रहा है, लोहे का वर्णन मिल रहा है, यानी वो लोग धातु कर्म के बारे में जानते थे। यानी लोहे के अयस्क से लोहा निकालना भी जानते होंगे। ठीक है, तांबे के अयस्क से तांबा या सोने के अयस्क से सोना निकालना भी जानते होंगे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे कणाद। कणाद ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कणाद ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक पुस्तक लिखी, वैशेषिक सूत्र। और इसी वैशेषिक सूत्र में परमाणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कणाद ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में परमाणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी कहा गया कि सर्वप्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कणाद ने। अब कौन सी पुस्तक? अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में। उन्होंने कहा कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म
जो कण है वो परमाणु है, उसे हम किसी अन्य छोटे टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते, यानी किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु अविभाज्य है। ठीक है। और भारत के ही एक ऋषि हैं नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन को रस विज्ञान का जनक कहा जाता है। रस विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसे देखो कि पहले क्या था कि पहले अगर कोई कट जाता था तो पत्तियों का रस लगाते थे, या किसी तरीके से जो इलाज था तो वो प्राकृतिक पर निर्भर था। तो वो यही नागार्जुन है जो रसों का अध्ययन करते थे। ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, रस संहिता, और नागार्जुन को रस विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर देखें आधुनिक इतिहास, आधुनिक रसायन काल, आधुनिक रसायन काल। ठीक है। तो आधुनिक रसायन काल में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1774-75 में मान लें। तो 1774 में क्या है कि प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन यानी O2 कहें कि ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज की। और एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें कहा जाता है रसायन विज्ञान के आधुनिक काल के जनक, यानी आधुनिक रसायन के जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन के जनक, आधुनिक रसायन के जनक, आधुनिक रसायन के जनक कौन है? लेवासिए। अब देखो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की, परंतु आधुनिक रसायन के जनक है लेवासिए। इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो जलती नहीं है, परंतु ऑक्सीजन जलने में सहायक है। यानी इनका एक कथन है, इन्होंने ही कहा, सिद्धांत दिया कि O2 जलने में सहायक है। O2 जलने में सहायक है। O2 जलने में सहायक है। और इन्होंने एक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। क्या है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत? कि संपूर्ण विश्व का द्रव्यमान नियत है, हम ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इन्हें रसायन विज्ञान का यानी आधुनिक रसायन का जनक भी कहा जाता है। आगे देखें कि ब्रह्मांड, देखो ब्रह्मांड जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है। ब्रह्मांड जो है दो चीजों से मिलकर के बना है, एक है पदार्थ, एक क्या है? पदार्थ, और एक है ऊर्जा। यानी ब्रह्मांड जो है किससे मिलकर के बना है? तो पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर के बना है। अब देखो हम लोग इसमें अपने रसायन विज्ञान में, यानी जो हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ को भी डिवाइड किया गया है भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर।
भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर, और रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। ठीक है, दो आधारों पर पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। अब देखो भौतिक आधार पर जो पदार्थ जो हैं वो ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया गया है भौतिक आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर क्या है कि रासायनिक आधार पर दो वर्गों में डिवाइड किया गया, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण में एक है समांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरा है विषमांगी, और दूसरा क्या है, विषमांगी। ठीक, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तत्व में और एक यौगिक में, तत्व में और यौगिक में, तत्व में और यौगिक में। दिख रहा है, तत्व और यौगिक में। अब देखो तत्व में क्या है कि तत्व में धातु, दूसरा अधातु, धातु और अधातु, और तीसरा है उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, उपधातु। ठीक है, यौगिक में पहला हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, देखो फिर से समझ लो कि ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर के बना है, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण में समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक में डिवाइड किया गया। तत्व में धातु, अधातु और उपधातु हैं, और यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक है। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, यानी हम रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, तो रसायन विज्ञान में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन एक टॉपिक होता है भौतिक रसायन। दूसरा टॉपिक होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक रसायन। कौन सा टॉपिक हमारा है आज? भौतिक रसायन। ठीक, तो भौतिक रसायन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौतिक रसायन में, तो भौतिक रसायन में हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। भौतिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के बारे में। भौतिक रसायन में क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु उपधातुओं के बारे में पढ़ेंगे भौतिक रसायन में। भौतिक रसायन में हम लोग कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भौतिक रसायन में ही हम लोग समांगी और विषमांगी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक में जो है, भौतिक में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भौतिक में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक, अकार्बनिक नहीं आएगा, ये अकार्बनिक एक अलग ही है। अकार्बनिक में के बारे में हम लोग अलग ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? भौतिक रसायन में धातु अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक में ही हम लोग समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण भी पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक रसायन। देखो भाई, भौतिक रसायन। तो ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं, पहले तो पढ़ते हैं तत्व कि तत्व भाई क्या है। तत्व, तत्व क्या है? तत्व किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप। ठीक है, तत्व क्या है? पदार्थ का शुद्धतम रूप, पदार्थ का शुद्धतम रूप, पदार्थ का शुद्धतम रूप है। उसे किसी अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व क्या है? तत्व को जैसे मान लीजिए कि H2O है, H2O, H2O, तो इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। परंतु तत्व जो होगा, तत्व, तत्व को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी किसी अन्य तत्वों में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का शुद्धतम रूप है, इसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किसी अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, किसी अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, किसी अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा कि किसी भी तत्व के किसी परमाणु, यानी प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, यानी तत्व के प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर रहता है, का परमाणु क्रमांक बराबर रहता है, क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर रहता है, परमाणु क्रमांक बराबर रहता है। ठीक है, तो तत्व की कौन सी डिफिनेशन हो जाएंगे? परमाणु क्रमांक। ये पदार्थ का शुद्धतम रूप है, इसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर रहता है। ठीक है, देखो तत्व क्या है कि तत्व को डिवाइड किया गया है धातुओं में, अधातुओं में, धातुओं में और अधातुओं में और उपधातुओं में, और उप धातुओं में। ठीक है, तीन रूपों में क्या किया गया कि तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखो ब्रह्मांड में क्या है कि ब्रह्मांड में कुल तत्व हैं कितने? तो अगर लिखें कि ब्रह्मांड में कुल तत्व, ब्रह्मांड में कुल तत्व कितने हैं? तो ब्रह्मांड में कुल तत्व हैं 118। कितने तत्व हैं ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड में कुल तत्व हैं 118। 118 में जो 92 तत्व हैं, 92 तत्व, 92 तत्व ब्रह्मांड में कुल तत्व, यहां पे लिख लें ब्रह्मांड में कुल तत्व 118। 92 क्या है कि 92 प्राकृतिक रूप में, यानी हमको प्रकृति में मिल जाएंगे, प्राकृतिक। 92 क्या है? प्राकृतिक रूप में हमें मिल जाएंगे, प्रकृति से हमें मिल जाएंगे। और इन्हीं 92 और जो 26 बचे, कितने बचे? 26। 26 जो है वो कृत्रिम रूप से, 26 जो है वो कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, 92 क्या है? प्राकृतिक रूप से, और 26 क्या है? कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। अब देखो जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व, उनमें से लगभग, जितने भी तत्व हैं उनमें से लगभग 80% जो तत्व हैं वो धातु हैं। कितने परसेंट तत्व हैं? 80% तत्व जो हैं वो धातु हैं, और 20% जो है वो अधातु हैं। से भी लिख सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि 80% धातु, ये है कितने परसेंट? लगभग 80% धातु
और 20% क्या है, 20% है अधातु। ब्रह्मांड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें से 80% और 20% उपधातु कमी है, ठीक है, उसकी अपेक्षा में उपधातु कमी है। उपधातु वो जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण क्या होते हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। देखो आज आगे आगे पढ़ते हैं। धातु, धातु किसे कहते हैं? अगला पॉइंट है कि धातु किसे कहते हैं, धातु की डिफिनेशन क्या है। अब देखो धातु क्या है, ये धन विद्युतीय तत्व है। कैसे तत्व है ये? धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व है, धन विद्युतीय तत्व है। दूसरी इनकी विशेषता होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम, अब इस सोडियम पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सोडियम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। परंतु जैसे ही सोडियम क्या है कि सोडियम इस तरीके से, सोडियम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर। अब इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है, या मान लीजिए कि एक प्रोटॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो देखो ये जो है, ये सोडियम क्या बन गया, अब धनायन यानी धनात्मक चार्ज इसके पास हो गया, ठीक है। तो कहते हैं जो भी धातुएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। देखो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अगला पॉइंट इसमें और लिख लीजिए कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। ये वाला जो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, या फिर धातु जो है धन विद्युतीय तत्व होते हैं। धातु ऐसे तत्व होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे देखें अधातु, अधातु क्या है भाई, अधातु, अधातुओं की विशेषताएं क्या होती हैं कि नंबर एक तो ये ऋण विद्युतीय तत्व होंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व होंगे। ये क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे धातुएं क्या थी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग देती थी, ठीक है। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, 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 ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन, जैसे क्लोरीन,
तो क्लोरीन क्या है कि क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाती है कि क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, अधातुएं हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे, यानी ऑक्साइड जो होंगे इसके, उनकी प्रकृति कैसी होगी, ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड कैसे होंगे, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड कैसे होंगे, तो ऑक्साइड इसके अम्लीय होंगे। उपधातु में अगला है उपधातु। उपधातु में क्या है कि उपधातु में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण, दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, के गुण होते हैं। जैसे जैसे आर्सेनिक, जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये क्या है, ये है उपधातुएं। ठीक है, अगर धातु और अधातु में अंतर अगर देखें कि अंतर क्या है, कि धातु और अधातुओं में क्या क्या अंतर होगा, धातु और अधातु, धातु और अधातुओं में क्या अंतर होगा। तो धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं, ठोस, सामान्यतः ठोस, यानी सामान्यतः कैसी होंगी, सामान्यतः ठोस होती हैं, सामान्यतः ठोस होती हैं। अधातुएं जो हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं। अधातुएं जो हैं ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों में, तीनों में पाई जाती है। देखो पारा, पारा जो है तो धातु, परंतु वो भी द्रव में होती है कुछ, परंतु सामान्यतः की बात की जा रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई जो धातु है वो द्रव नहीं है। पारा जो है, पारा धातु है, परंतु वो भी किस अवस्था में है, द्रव की अवस्था में है। धातुएं अपारदर्शी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि लोहे की परत है, तो लोहे की परत के पार नहीं दिखेगा, तो धातुएं अपारदर्शी होती है। अगला क्या हो जाएगा अंतर, अपारदर्शी, अपारदर्शी होती है। परंतु अधातुएं जो हैं, अधातुएं पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो सकती हैं, पारदर्शी व अपारदर्शी, पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों विशेषताएं रखती हैं। ठीक है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है, धातुएं चमक रखती हैं, जैसे धातुएं चमक रखती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं, जैसे एल्युमिनियम। ठीक है, धातुएं क्या हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं। और ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और हीरा के अतिरिक्त जो धातुएं हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। ग्रेफाइट व हीरा के अतिरिक्त धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ग्रेफाइट, हीरा और एक होता है आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन, आयोडीन के अतिरिक्त, के अतिरिक्त चमकीली नहीं होती, के अतिरिक्त चमकीली नहीं होती है, चमकीली नहीं होती। ठीक है, धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक,
विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे चांदी, चांदी सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक है। परंतु अधातुएं जो है वो प्रायः विद्युत की कुचालक होती है, यानी प्रायः विद्युत की कुचालक, प्रायः विद्युत की कुचालक, प्रायः विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, प्रायः विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला ये लिखवा भी चुके हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय, ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑक्साइड इसके अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ अधातु में, या आगे आ जाते हैं हाँ यौगिक में, यौगिक, आगे आ जाओ यौगिक, यौगिक। देखो यौगिक क्या है कि वे शुद्ध पदार्थ है, यानी यौगिक क्या है कि यौगिक शुद्ध पदार्थों में आते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखवाया भी था, इस वाले में देखो यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। कैसे यौगिक हैं? शुद्ध पदार्थ है। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो आगे आते हैं यौगिक। तो यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है, यौगिक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है? तो पहली चीज तो यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ है। यौगिक जो है तत्वों के एक निश्चित परमाणुओं का एक नहीं, यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, परंतु यौगिक में तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक तत्व के, एक से अधिक तत्व के निश्चित परमाणुओं, निश्चित परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, के निश्चित परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर चाय बनाई जाए तो चाय में क्या है कि अगर चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी मान लीजिए, तब भी वो चाय ही रहेगी। मान लीजिए कि चीनी की मात्रा 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच हो गई, तब भी रहेगी वो चाय ही। ठीक है, मान लीजिए कि कम हो गई तब भी चाय रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि यौगिक में यदि परमाणुओं की मात्रा जैसे ही कुछ कम हुई या जैसे ही कुछ ज्यादा हो जाएगी तो वो यौगिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यौगिक तभी बनेगा जब परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात हो, यानी परमाणुओं के एक निश्चित, एक से अधिक तत्वों के निश्चित परमाणुओं के अनुपात के संयोग से बनते हैं, परमाणुओं के अनुपात के संयोग से बनते हैं, परमाणुओं के निश्चित परमाणुओं के अनुपात, परमाणुओं के निश्चित परमाणुओं के अनुपात के संयोग से, के संयोग से बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, जैसे जैसे H2O, से H2O, तो H2O में क्या होगा कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु? तो हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का परमाणु कितना? 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। परंतु हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं,
परंतु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का जो परमाणु भार होगा वो 2 होगा, कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1। तो अगर यहां लिखें कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो परमाणु भारों का अनुपात, यानी भारों का अनुपात, परमाणु भारों का अनुपात, परमाणु भारों का अनुपात बराबर, देखो हाइड्रोजन का एक परमाणु का परमाणु भार 1, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन के एक का होता है 16, और एक ही ऑक्सीजन इसमें है भी है, ठीक है। इसे हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु भार, तो 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु भार कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना है इसमें, एक ऑक्सीजन का होता है कितना है 16 ही होता है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो एक करना 2, 2 8 16। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, परमाणुओं का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। आगे आ जाते हैं मिश्रण में, आगे आ जाते हैं मिश्रण, अगला टॉपिक है मिश्रण, ठीक है। देखिए मिश्रण जो है अशुद्ध पदार्थ है, कैसा पदार्थ है मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ। तो पहला पॉइंट तो मिश्रण जो है अशुद्ध, और यौगिक किसमें आता है, यौगिक शुद्ध में आता है, और मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ। इसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है, ठीक है, इसमें जो है निश्चित मात्रा नहीं होती है, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व व यौगिक, व यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या व यौगिक का निश्चित अनुपात नहीं होता, का निश्चित अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कि मिश्रण में होता क्या है कि जो जिन तत्वों से मिल करके, जिन तत्वों से मिल करके मिश्रण बनाया जाता है उन तत्वों के गुण विद्यमान रहते हैं, यानी अवयवी, अवयवी यानी जिन तत्वों से मिलकर के बनाया गया है उसके गुण जो हैं विद्यमान रहते हैं। परंतु देखो जल में नहीं होते, मतलब यौगिक में नहीं होते हैं। यौगिक में देखो, जैसे यौगिक में H2O, तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ठीक है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, परंतु दोनों जब आपस में मिल गए, यानी अब इन दो तत्वों जो है, यानी जो अवयवी तत्व हैं, इन्होंने अपने गुणों को त्याग दिया, ठीक है। देखो जल तो आग को बुझा देता है, ना कि जलने में सहायक होता है, परंतु क्या होता है कि मिश्रण में अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान रहते हैं, अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान रहते हैं, अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मिश्रण के उदाहरण अगर लिखें, उदाहरण मिश्रण के उदाहरण, तो उदाहरण में देखो, जैसे उदाहरण में जैसे अगर देखें कि ठोस, उदाहरण में ठोसों का मिश्रण, यानी कोई 2 या 2 से अधिक ठोस मिलाए जाएं तो ठोसों का मिश्रण, जैसे सीमेंट क्या है कि ठोसों का मिश्रण है, सीमेंट क्या है कि ठोसों का मिश्रण है, सीमेंट है, बारूद है, सीमेंट, बारूद और पीतल, सीमेंट, बारूद और पीतल। सीमेंट, बारूद और पीतल क्या है, दिख रहा है, सीमेंट और बारूद और पीतल नहीं दिख रहा है, लिख लें कि सीमेंट, बारूद और पीतल क्या है, ये ठोस, यानी इसमें क्या है कि पीतल बनाने में कोई 2 ठोस मिलाए गए हैं, बारूद बनाने में कोई 2 या 2 से अधिक ठोस मिलाए गए हैं, और सीमेंट बनाने में कोई 2 या 2 से अधिक ठोस मिलाए गए हैं, तो ये ठोसों का मिश्रण है, ठोसों का मिश्रण। दूसरा अगर जैसे देखें ठोस और द्रव का मिश्रण, ठोस और द्रव का मिश्रण, तब एक ठोस और एक
द्रव हो, ठोस हुआ द्रव का मिश्रण, ठोस हुआ द्रव का मिश्रण। ये ऐसे कौन से मिश्रण हैं जिनमें एक ठोस है और एक क्या है, द्रव है? जैसे चीनी का विलयन, यानी चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, चीनी का विलयन, समुद्री जल, इसी में आ जाएगा समुद्री जल, समुद्री जल, ठीक है। रेत का विलयन, समुद्री जल, रेत, रेत और जल, ठीक है। ये क्या है, एक ठोस और द्रव का मिश्रण है। जैसे चीनी और दूध का मिश्रण, चीनी और दूध, चीनी और दूध, ये भी क्या है, चीनी और दूध, ये भी मिश्रण है। फलों का रस, इसी में आ जाएगा फलों का रस, फलों का रस, फलों का रस, देखो फलों का रस जिसमें शर्करा है, फलों के रस में, फलों का रस। फलों का रस, इसमें शर्करा है और जल है, भाई फलों का रस। तीसरा देखो, तीसरा मिश्रण, ठोस द्रव का हो गया, ठोसों का मिश्रण हो गया। द्रव, द्रव का अगर देखें कि द्रव और द्रव का मिश्रण, द्रव और द्रव, द्रव और द्रव के मिश्रण के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे दूध और जल, दूध और जल, दूध हुआ जल, दूध हुआ जल का मिश्रण। और इसी में आ जाएगा एल्कोहल, हाँ एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा द्रव और द्रव का। आगे अगर देखा जाए अगला, तो द्रव और गैस, कि द्रव और गैस के कौन कौन से मिश्रण, जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर, जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है कि सोडा वाटर में जल और CO2 होता है, कि जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मिश्रण होता है, कौन, सोडा वाटर। द्रव और गैस का मिश्रण। आगे जैसे गैस गैस का मिश्रण, गैस गैस का भी हो सकता है, जैसे गैस और गैस का मिश्रण, गैस और गैस के मिश्रण के कौन सा उदाहरण है? जैसे प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, जो भी गैस है, या मान लीजिए कि वायुमंडल में जो गैसें हैं वो गैस और गैस का भी मिश्रण है। कोल गैस ऐसे होती है कि कोल गैस, कोल गैस, कोल गैस जो भी, वो भी गैसों का मिश्रण ही है। तो क्या हो गया कि ठोस ठोस का मिश्रण हो गया, ठोस द्रव का मिश्रण हो गया, द्रव द्रव का मिश्रण हो गया, द्रव और गैस का मिश्रण हो गया, गैस गैस का मिश्रण हो गया, ठीक है। अब आगे ठोस और गैस का मिश्रण, जैसे धुआं, ठोस और गैस का मिश्रण, ठोस और गैस में कौन कौन से आ जाएंगे? ठोस और गैस के उदाहरण कौन से हैं? जैसे धुआं, धुआं में कार्बन के कण हैं और ऑक्सीजन है, यानी जैसे धुआं, ठीक है, यानी गैस और कार्बन के कण हैं। आगे है ठोस गैस द्रव, तीनों का मिश्रण, ठोस द्रव और गैस, जैसे कोको कोला, ठोस, ठोस भी हो उसमें, गैस भी हो और द्रव भी हो, ठोस द्रव और गैस भी हो, जैसे इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कोका कोला, कोका कोला, ठीक है। तो ये हो गए मिश्रण के उदाहरण, किसके उदाहरण हो गए? मिश्रण के उदाहरण हो गए। अब आगे है मिश्रण के प्रकार, अगला है टॉपिक मिश्रण के, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी, एक मिश्रण हो गया समांगी और एक हो गया विषमांगी, एक हो गया विषमांगी, समांगी और विषमांगी, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। अब देखो समांगी में क्या होता है कि समांगी में, जैसे समांगी में क्या है कि जैसे ये एक पात्र है, ये एक पात्र, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें कोई दो तत्व मिलाए गए,
कितने तत्व मिलाए गए इसमें? इसमें मान लीजिए कि कोई दो तत्व क्या है, कि कोई दो तत्व इसमें मिलाए गए हैं, जैसे दो तत्व कोई मिलाए गए हैं, कोई भी दो तत्व इसमें मिलाए गए, कोई दो तत्व इसमें क्या किए गए हैं, दो तत्व कोई इसमें मिलाए गए हैं। ठीक है, जैसे इधर मान लें, ये एक कोई पात्र है, ठीक है, इसमें कोई दो तत्व मिलाए जाएं, कोई दो तत्व जो है इसमें जो है कोई दो तत्व इसमें मिलाए गए हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलाए गए हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे अगर इस एरिया का, इस वाली एरिया का, मान लीजिए कि इस वाली एरिया का ऐसे मिश्रण निकाला जाए, इस एरिया का मिश्रण निकाला जाए, इस वाली एरिया का मिश्रण निकाला जाए, इस एरिया का मिश्रण निकाला जाए, तो जो भी मिश्रण होंगे, अगर तीनों मिश्रणों को अगर अलग अलग निकाल लिया जाए, ऐसे तीनों मिश्रणों को क्या क्या अलग अलग निकाल लिया जाए, तो इनकी संरचना सेम रहेगी और इनकी विशेषताएं भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यानी जो संरचना यहाँ पे है, जिस अनुपात में यहाँ पर मिले हुए हैं, उसी अनुपात में तत्व यहाँ पर मिले होंगे, उसी अनुपात में तत्व यहाँ पर भी मिले हुए होंगे। जो विशेषता इस वाले मिश्रण की रहेगी वही विशेषता इस वाले मिश्रण की रहेगी, वही विशेषता इस वाले भी मिश्रण की रहेगी। जो संरचना यहाँ पे है वही संरचना यहाँ पे होगी और वही संरचना यहाँ पर भी होगी। ठीक है, यानी बराबर, यानी प्रत्येक जगह बराबर बराबर अनुपात में मिले होंगे, सेम संरचना होगी और सेम ही विशेषताएं होंगी। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी में क्या होता है कि अगर इस एरिया का मिश्रण निकाला जाए और इस एरिया का मिश्रण, इस एरिया का मिश्रण या फिर इस एरिया का मिश्रण, अब देखो यहां पर क्या होगा कि प्रत्येक मिश्रण की जो संरचना होगी वो समान नहीं होगी। यहां पर तत्वों का जो अनुपात होगा, वो अलग होगा, यहां पर तत्वों का अनुपात अलग होगा, यहां पर तत्वों का अनुपात अलग होगा। यहां पर संरचना, मिश्रण की संरचना अलग होगी, यहां पर मिश्रण की संरचना अलग होगी। ठीक है, तो अगर प्रत्येक स्थान पर संरचना या विशेषताएं या तत्वों का अनुपात बराबर है तो समांगी मिश्रण है। प्रत्येक स्थान पर मिश्रण की संरचना या मिश्रण की विशेषताएं या मिश्रण का जो तत्वों का जो अनुपात है वो अगर निश्चित नहीं है तो ऐसा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो अगर डिफिनीशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन में कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर विशेषताएं, प्रत्येक स्थान पर विशेषताएं, ठीक है, या तत्वों का अनुपात या संरचना समान होगी, संरचना समान, यानी प्रत्येक स्थान पर, इस स्थान पर संरचना समान, तत्वों का अनुपात समान, इस स्थान पर जो मिश्रण होगा उसकी विशेषताएं क्या होंगी, समान होंगी। विषमांगी में क्या होगा कि प्रत्येक स्थान पर संरचना व विशेषताएं समान नहीं होंगी, संरचना व गुण समान नहीं होंगे। जैसे अगर जल और चीनी को मिला करके क्या बना दिया, शरबत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समांगी मिश्रण। ठीक है, और अगर यहां जल और रेत को मिला दिया, कि जल और रेत अगर इसको मिला दिया, यानी अब जो बनेगा मिश्रण, जल और रेत का जो मिश्रण बनेगा वो कैसा होगा, वो विषमांगी मिश्रण होगा, वो आपस में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांगी और विषमांगी। अब देखो जितने भी विलयन होते हैं, तो विलयन क्या होते हैं, वो विलयन सभी समांगी में आते हैं, यानी सभी विलयन क्या होते हैं, समांगी। अभी आगे पढ़ेंगे कि विलयन होते क्या है। तो पॉइंट में लिख लें कि अधिकांश विलयन, अगला पॉइंट लिख लें कि अधिकांश
अधिकांश विलयन व मिश्र धातुएं, अधिकांश विलयन व मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होती है, समांगी मिश्रण होती हैं। जितने भी मिश्र धातुएं हैं या फिर जितने भी विलयन हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे इस वाले में, यहां पे विषमांगी में, जैसे दूध जो है विषमांगी का ही उदाहरण है। दूध जैसे है धुआं, दूध है, धुआं है। जैसे बादल, दूध, धुआं, बादल, ये विषमांगी के ही उदाहरण है। बारूद, मिट्टी, बारूद और मिट्टी, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब विषमांगी के उदाहरण हैं। रक्त भी इसी में आ जाएगा, रक्त, ये सब विषमांगी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट होगा, अधिकांश विलयन या मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि जो मिश्रण होते हैं, ज्यादातर मिश्रण होते कैसे हैं? तो ऐसे लिखें कि मिश्रण अधिकांशतः, या ऐसे लिख लें कि ज्यादातर मिश्रण या सर्वाधिक मिश्रण या ज्यादातर मिश्रण विषमांगी होते हैं। ज्यादातर मिश्रण कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं। ज्यादातर मिश्रण कैसे होते हैं? तो ज्यादातर मिश्रण जो हैं विषमांगी होते हैं। जैसे मिश्र धातुएं किस प्रकार का मिश्रण है? तो मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण है। एल्कोहल व जल मिश्रण कैसा है? तो एल्कोहल व जल का मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण है। पेट्रोल और जल का मिश्रण कैसा है? तो विषमांगी। पेट्रोल जो है और जल में कभी मिक्स नहीं होगा। पेट्रोल जो है जल के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि पेट्रोल का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है ना। यानी इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि जल और पेट्रोल विषमांगी। जल और पेट्रोल कैसे हैं? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, जल और पेट्रोल विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो अगर पीछे देख लें, कि धातु में आ जाते हैं, धातु में या तत्व में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए धातु में लिख लें। धातु में तो सबसे जो हल्की धातु है, हल्की धातु यहां पे ही लिख देते हैं कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। कौन सी धातु है? लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम। सबसे भारी कौन सी है? सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी जो धातु है वह है ओस्मियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक, यानी किस धातु में सर्वाधिक विद्युत धारा स्पीड में प्रवाहित होगी? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। चालक कौन सा है? चांदी। यानी चांदी के तारों में अगर विद्युत प्रवाह किया जाए तो विद्युत जो है बहुत ही कम उसकी खपत भी होगी, कम खर्च होगी प्रवाहित होने में, स्पीड भी उसकी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। परंतु चांदी के तार कौन बनाएगा? इतनी महंगी चांदी। तो नंबर 2 पर जो है
वो कॉपर। नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर है कॉपर, इसलिए कॉपर के तार बनाए जाते हैं।